Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of September 2020. 28 सितंबर 2020 से कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आर्टिकल 371K रिप्रेजेंट स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. Second statement is to meet the aspirations of people back of the backward region of the respective state is the only intention behind granting the special status to the state to some states. Which of the following statements are correct? One only, two only, both, या none. Question number 2 is SEED initiative, SEAD initiative, sometimes seen in news recently, is associated with which of the following? किसके साथ associated है? Options are A. Energy efficiency, B. Genetically modified crops, C. Nuclear weapon free world, या D. Sustainable sanitation water management. Question number 3 is consider the following statements with respect to Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage, INTAC. Statement 1 is it is established as a registered society under the Societies Registration Act of 1860. It is to provide consultancy services even to other countries of the world. Which of the following are correct? One only, two only, both, या none. So let's see the answers of these three questions. पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट गलत है. जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जो स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल था 371 था, और 371 के तो है नहीं, 371 ए से फिर जे तक जाता है. पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया इट इज़ दी ओनली इंटेंशन बिहाइंड ग्रांट. तो ये केवल एकमात्र इंटेंशन ये नहीं है स्पेशल स्टेटस देने का, बहुत सारे दूसरे इंटेंशन भी हैं. तो दिस वाज आल्सो रॉन्ग. तो डी विल बी दी आंसर फॉर दिस. दोनों ही इनकरेक्ट हैं. सीड इनिशिएटिव पूछा था तो उसका आंसर होगा ए, एनर्जी एफिशिएंसी. ये ई और ए जो है ना, एनर्जी एफिशिएंसी ही है सीड के अंदर. फिर इंटैक्ट के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए थे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. बोथ सी विल बी दी आंसर फॉर दिस. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. तो यहाँ पे सीड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ. सीड जो है बेसिकली सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस डेवलपमेंट. सीड क्या है? सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस डेवलपमेंट. ठीक है ना. नाउ इट इज़ अ वॉलंटरी कोलैबोरेशन among governments working to promote the manufacturing, purchase and use of एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. तो ये स्टेट्स का कोलैबोरेशन है ताकि ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जा सके जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो. ठीक है ना. एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, परचेज करने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव है सीड इनिशिएटिव. ठीक है ना. तो रिमेंबर दिस इनिशिएटिव, सीड इनिशिएटिव. अब कल थोड़ा पीआईबी और एक्सप्रेस वाले पार्ट से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बता देता हूँ. आप पीआईबी एक्सप्रेस पढ़ भी सकते हैं. मैं आज आपको नीचे लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा. और जो भी लोग पढ़ना चाहें हिंदू पीआईबी एक्सप्रेस पूरा का पूरा मतलब वहाँ पे अपडेट होता है वेबसाइट, फ्रीली एक्सेस है. ठीक है ना. तो पहला तो था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज. ये पीआईबी में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. तो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी विच हु इज द एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स इन आईआईटी खड़गपुर, ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ईयर 2020 इन अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज. ये स्टडी कर रहे हैं ये, एंड इनके लिए इनको ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाए. शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. अब ये जो प्राइज़ है इट्स अ रेयर डिस्टिंक्शन दैट इज़ कन्फर्ड अपॉन द साइंटिस्ट हु हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल पोटेंशियल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है ना. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया जाता है. ठीक है ना, याद रखिएगा. एक और फैक्चुअल न्यूज़ है, हु इज़ मगावा. Magawa, the first rat to be awarded a gold medal for bravery. Magawa is a rat who has been awarded the gold medal for bravery. अब देखो इट्स अ रैट मगावा, इसको PDSA गोल्ड मेडल दिया गया है. PDSA गोल्ड मेडल दिया गया है इसको फॉर द लाइफ सेविंग वर्क इन कंबोडिया. इसको लाइफ सेविंग वर्क इसने जो किया कंबोडिया में, उसके लिए मगावा को दिया गया है PDSA गोल्ड मेडल. अब मगावा एक अफ्रीकन जाइंट पाउच्ड रैट है. मगावा क्या है? अफ्रीकन जाइंट पाउच्ड रैट है, एंड इसकी उम्र 8 साल की है. इट इज़ द फर्स्ट रैट टू विन द दिस PDSA गोल्ड मेडल, एंड ये आपको याद रखना. अब देखो PDSA गोल्ड मेडल क्या होता है बेसिकली. ये गोल्ड मेडल 2002 से ये स्टार्ट किया गया था. 2002 से ये चीज़ स्टार्ट की गई थी इन ऑर्डर टू अवॉर्ड दोज मतलब कि जो सिविलियन एक्ट्स हैं एनिमल ब्रेवरी के. तो रिवॉर्ड द सिविलियन एक्ट्स ऑफ एनिमल ब्रेवरी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, इस कारण से उनको दिया जाता था. अब देखो मगावा को ही क्यों मिला. एक ऑर्गेनाइजेशन है अपोपो नाम की. देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अपोपो
अपोपो नेम्ड ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। ये क्या करती है, ट्रेन करती है रैट्स को इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लैंड माइंस। क्या होता है, लैंड माइंस के ऊपर से ये रैट्स निकल जाते हैं और इनका प्रेशर कम रहता है तो लैंड माइंस बस्ट भी नहीं होती है और वो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग की जाती है, इन एनिमल पाउच्ड रैट्स की, एनिमल जाइंट पाउच्ड रैट्स की ट्रेनिंग की गई थी अपोपो के द्वारा, और तब जाकर के ये हीरो रैट बने, ठीक है ना। मगावा इज अ हीरो रैट जिसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो दे आर बेसिकली डिटरमाइनिंग द लैंड माइनिंग्स, और तंजानिया में इनको ट्रेनिंग की गई थी लैंड माइनिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए। लेट्स सी द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। इंडिया स्टिल फार अवे फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। अब इंडिया जो है अभी भी हर्ड इम्यूनिटी से दूर है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दूं। हर्ड इम्यूनिटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन का फॉर्म है, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ के केस में तब आता है जब एक सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वो डिसीज़ हो जाती है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग में से केवल एक को वो डिसीज़ है, तो वो कितने को इन्फेक्ट कर सकता है, 1 2 3 को इन्फेक्ट कर सकता है। बट अगर 4 लोग हैं और 3 को हो गया वो डिसीज़, तो कितने को इन्फेक्ट कर सकता है, केवल 1 को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेक्शन घट जाते हैं। तो वही वाली बात है कि जब एक सफिशिएंट नंबर को वो डिसीज़ हो जाती है तो द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस इट कैन डू इज़ वेरी लेस, है ना। क्योंकि देखो R0 हमने आपको बताया ना, R0 बताया था कि नंबर ऑफ पर्सनस इफेक्टेड बाय सिंगल पर्सन, है ना। अब R0 अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो वो एपिडेमिक के केस में चली जाती है डिसीज़, वो डिसीज़ एपिडेमिक डिसीज़ बन जाती है। अब देखो जब ये केस था तो 1 था और उसका R0 कितना हो रहा था, R0 3 हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। अब जब ये 3 लोग इफेक्ट हो गए तो R0 कितना हो गया, R0 = 1 हो गया, तो मतलब कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जब ज़्यादा लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस रहते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द हर्ड इम्यूनिटी। मतलब नंबर ऑफ पीपल हु कैन गेट दैट डिसीज़, ये इट रिड्यूसेस, है ना। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, और जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है फिर वो भी बचने लगते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये लाइकलीहुड घट जाती है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लैक इम्यूनिटी दे आर सेव्ड फ्रॉम दिस। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ द हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जितना जल्दी इन्फेक्शन फैलेगा उतना जल्दी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसीलिए यूके ने बहुत पहले ही कहना शुरू कर दिया था। बट हमने क्या किया, लॉकडाउन करके इन्फेक्शंस को डिले कर दिया। जब इन्फेक्शंस को डिले करेंगे आप तो हर्ड इम्यूनिटी भी डिले होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सा कॉमन सेंस है। द लॉन्ग रोड टू ईडन गार्डन्स ट्रेस्ड। अब यहाँ पे ईडन गार्डन्स बनने की पूरी स्टोरी दी है। हम पूरी स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। कोलकाता में ईडन गार्डन्स का मैदान है। इट इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड, इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड है, विच केम अबाउट एज द थर्ड टाइम लकी एफर्ट ऑफ फैंस इन 1864। 1864 में फाइनली ये जाकर के बना था, है ना। इसके पहले अटैम्प्ट्स किए गए थे इसको बनाने के, लेकिन ये नहीं बन पाया था, ओके ना। तो इसको याद रखिएगा। अभी आपको हाल फिलहाल की एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडिया का पहला जो फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच था वो भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही हुआ था। वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है ना, जिसको फर्स्ट पिंक बॉल मैच भी कहा जाता है। फर्स्ट पिंक बॉल मैच इंडिया और आपके बांग्लादेश के बीच में हुआ था इन द ईडन गार्डन्स कोलकाता ओनली। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अनदर एडिशनल फैक्ट जो कि आपको इसके साथ यह पता होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट क्रिकेट क्लब आउटसाइड ब्रिटेन वॉज कैलकाटा क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन 1792। ये भी याद रखेगा। द फर्स्ट क्रिकेट क्लब आउटसाइड ब्रिटेन वॉज कैलकाटा क्रिकेट क्लब इन 1792 एंड द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड 12 years लेटर बिटवीन द एटोनियंस एंड सीनियर सिविल सर्वेंट्स एंड अदर कंपनी ऑफिशियल। तो 1792 में ये बना था फर्स्ट क्रिकेट क्लब, कलकत्ता क्रिकेट क्लब, और 12 साल के बाद यानी कि 1804 में ये जाके मैच हुआ फिर, ठीक है ना, पहला। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ईडन गार्डन्स में जो पहला अपीयरेंस हुआ था, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। एंड इसको ओरिजिनली ऑकलैंड सर्कस गार्डन्स एरिया भी कहा जाता था, ठीक है ना। एंड फिर बाद में इसको इसका नाम चेंज करके ईडन गार्डन्स किया गया था, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर देयर इन दिस न्यूज़ आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल्स में आज हम डिस्कस करेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे है इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर से BSF। तो BSF ने कहा है कि इंटरनेशनल
बॉर्डर में एक इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट किए गए थे बाय द टेररिस्ट, लेकिन उसको फॉइल कर दिया गया है। बीएसएफ के बारे में अगर आपको बताऊं तो बीएसएफ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गार्ड करती है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मेनली जो बॉर्डर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को ये गार्ड करती है। इट इज़ वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ऑफ इंडिया जो कि रेस की गई थी इन द वेक ऑफ 1965 वॉर ऑन 1 दिसंबर 1965। तो 1965 में 1 दिसंबर को इसको बनाया गया था। जो बीएसएफ फाउंडिंग डे है वो 1 दिसंबर को होता है। और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं 3, उनमें से एक है ये। जैसे इसके अलावा आईटीबीपी हो गया, इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गया आपका, ठीक है ना, सशस्त्र सीमा बल हो गया, एसएसबी हो गए, है ना। और इसके अलावा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो फोर्सेस हैं जो कि सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैं। जैसे सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, वो नॉर्मल आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है। जो नॉर्मल आपका पुलिस फोर्सेज रहता है उनको हेल्प करने के लिए बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा सीआईएसएफ जो है वो आपका पीएसयू, एयरपोर्ट्स, इन सब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे सीएपीएफ कहलाते हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि जो सीएपीएफ होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। दे कम अंडर द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि असम राइफल्स। असम राइफल्स का एक्सेप्शन ये है कि असम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आता है और होम अफेयर्स के अंतर्गत भी आता है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि डुअल कंट्रोल में आती है, डिफेंस के भी और होम अफेयर्स के भी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, है ना, ये आपको याद रखना है। असम गवर्नमेंट टू कंसिडर मणिपुरी इन लैंग्वेज लिस्ट। अब असम गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसलेट इनटू एक्शन द मणिपुरी लैंग्वेज डिमांड्स एज पर द एश्योरेंस गिवन बाय असम एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ पे असम एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि मणिपुरी लैंग्वेज को भी ऐड किया जाए स्टेट की लैंग्वेज पर, ठीक है ना, स्टेट की लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाए। तो जो स्टेट की लैंग्वेज लिस्ट है उसमें मणिपुरी लैंग्वेज अभी एडेड नहीं है, लेकिन असम गवर्नमेंट अब उसको कंसीडर कर रही है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो यू कैन मूव विद मी। इंडिया जापान नेवीज मैच स्किल्स इन नदर्न अरेबियन सी। तो इंडिया और जापान जो है वो मीट कर रहे हैं इन द नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है जिमेक्स। नेम याद रखना का, जिमेक्स 20। ओके, सो दिस इज़ द नेम जिमेक्स 20। एंड यहाँ पर जो जापान है और इंडिया है वो दोनों अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी स्किल्स, जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स, ये सब शोकेस करेंगे। तो इंटर ऑपरेबिलिटी स्किल्स और जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स दोनों शोकेस करेंगी। अरेबियन सी में इट इज़ अंडर द वे इन द नॉर्थ अरेबियन सी, याद रखिएगा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट अर्ली दिस मंथ। तो इसके इसी मंथ में पहले म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट हुआ था, किसके बीच में, जापान और इंडिया के बीच में ही हुआ था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स होता है मतलब कि जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक के जाने के बीच में जितनी भी सुविधाएं आप यूज़ करते हैं, सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारा आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट किया था इंडिया जापान ने। इसके बाद अब ये जिमेक्स 20 करके एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी कि MDA, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इंडिया का एक मिशन है नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल भी एक कोलैबोरेशन है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का, मतलब कि आपको मैरीटाइम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखनी है। अब ये इसके लिए इंडिया में क्या प्रावधान है, इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जिसको IMAC बोलते हैं, IMAC इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। और दूसरा है IFC-IOR, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। तो ये याद रखिएगा कि ये गुरुग्राम में, और ये दोनों करके आपका नेशनल मैराइन डोमेन अवेयरनेस बनाते हैं। तो यही दोनों सेंटर जो मिल करके याद रखेगा, IMAC यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, और दूसरा IFC-IOR। अब जो IMAC क्या है, क्या करता है, इट मॉनिटर्स द मूवमेंट ऑफ मोर देन 1,20,000 शिप्स। IMAC क्या करता है, 1,20,000 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो जो पास करते हैं इंडियन ओशन रीजन को, उनकी मूवमेंट को एनालिसिस करता है, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सारी चीज़ें कलेक्ट करता है, ठीक है ना।
IFC IOR जो है वो एक कोलैबोरेशन है बाय द इंडियन नेवी एंड इसके अलावा बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग पार्टनर्स भी इसमें। ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जितने भी इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज़ हैं उन सब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, उसका यूज़ करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब ये जो जिमेक्स 20 है इसमें इंडिया ने डिप्लॉय किया है स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश एंड फ्लीट टैंकर दीपक। और इसमें जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज जो JMSDF है उसने डिप्लॉय किया है कागा इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर इकाजुची। ओके, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इकाजुची क्या है? इट्स अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए थी जिमेक्स 20 के बारे में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। महिंद्रा स्टेटमेंट ऑन मोदी मीट साइलेंट ऑन 13A। 13A मतलब 13th अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है श्रीलंका से कि वो 13th अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सीरियसनेस दिखाएं। 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का क्या है? 13th अमेंडमेंट है बेसिकली देखो, श्रीलंका की जो डेमोग्राफी है वो 2 इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका तमिल स्पीकिंग और दूसरा आपका सिन्हालीज़, दूसरी भाषा है वहाँ की सिन्हालीज़। तो वहाँ सिन्हालीज़ का ज़्यादा वर्चस्व रहता है और वो क्या कहते हैं, थोड़ा रिप्रेसिव तरीके से ट्रीट करते हैं तमिल्स को, है ना, रिप्रेशन के साथ। तो 13th अमेंडमेंट बेसिकली ये था कि जो तमिल्स हैं उनको भी थोड़ा पावर दी जाए एंड जो रूलिंग पावर है उनको भी थोड़ा दी जाए और श्रीलंका के ऊपर वो भी एक अधिकार के साथ रह सकें। तो 13th अमेंडमेंट है बेसिकली टू प्रोवाइड इक्वल फुटिंग टू द तमिलियंस एज दैट ऑफ द सिन्हालीज़। बट अभी भी वहाँ पे 13th अमेंडमेंट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और आज भी जो तमिलियंस हैं दे आर लैगिंग बिहाइंड इन मेनी फील्ड्स एंड दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर सर्विसेज। इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था, बट जो महिंद्रा राजपक्षा का स्टेटमेंट आया जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें कहीं पे भी 13th अमेंडमेंट का जिक्र उन्होंने। मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। जो आज का एडिटोरियल था ग्रोथ कंपल्शंस फिस्कल अरिथमेटिक। अब यहाँ पे सी रंगराजन और DK श्रीवास्तव जी का आर्टिकल है। सी रंगराजन को आप सब जानते हैं, इज़ अ वेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सी रंगराजन, चाहे वो RBI से रिलेटेड हो, RBI में गवर्नर के पोस्ट पे रहे हो, चाहे ये सारी चीज़ें आपने कई नोटें यूज़ की होंगी जिसमें सी रंगराजन का साइन रहा था। तो ही हैज़ रिटन अ वेरी गुड आर्टिकल है यार। यहाँ पे उन्होंने इंडिया ग्रोथ के बारे में बोला कि सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अलग अलग अपने को ग्रोथ फोरकास्ट देने, जैसे कि किसी ने कहा कि -23.9% इंडिया की ग्रोथ गिरेगी, किसी ने कहा कि -10% गिरेगी, किसी ने -14% कहा, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि -14.8 गिरेगी, OECD ने कहा -10.2 गिरेगी। तो ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के प्रोजेक्शन थे, लेकिन सबने एक सुर में ये बोला कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो निगेटिव ग्रोथ रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन था वो हाई था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब ग्रोथ नहीं रहती है इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन हाई रहता है तो उसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? 2 शब्द से मिलकर बना है, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन शब्दों से मिलकर के बना है। स्टैगनेंट मतलब कि ग्रोथ आपकी स्टैगनेंट है, ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन मतलब आपकी महंगाई ज़्यादा है। तो ये सिंपल से शब्दों में आपको याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैगनेंट, इन्फ्लेशन स्टैगनेंट यानी कि ग्रोथ आपकी स्टैगनेंट है। अब देखो यहाँ पे ऑथर का ये भी कहना है कि बीच में सबको ये लग रहा था कि कुछ सेक्टर्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गई, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि सिंस दीज सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग बेटर, इसलिए हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी ये पता चला गया, सरप्राइजिंग रिजल्ट्स ये है Q1 में कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस है, दूसरी सर्विसेज जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं बाय -10.3%। मतलब कि कोई भी फिस्कल स्टिमुलस अब इस समय नहीं है जो कि इस ग्रोथ को आगे सस्टेन करके रख सके। सो दीज आर द मेजर इश्यूज जो कि ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला है कि देखो, जब भी सेंटर के पास जब ग्रोथ नहीं होगी तो आपके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि आप रेवेन्यू में यानी कि खर्च कर पाओ। आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं तो आपका एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? तो उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए आपको मार्केट बोरोइंग करनी पड़ेगी। जो बोरोइंग होती है वो आपके कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। जो आपने बोरोइंग की, जो पैसा आपने लिया वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि फिर आपको अगर इस चीज़ को बैलेंस करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली है कि फिस्कल डेफिसिट जब भी गवर्नमेंट का बढ़ता है तो एक इंस्टीट्यूशन जो सबसे अधिक उसकी हेल्प करता है
है वो है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फिजिकल डेफिसिट का बोझ ढोता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें डायरेक्ट मेथड में आरबीआई टेक्स वन ऑन द डेट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट एट एग्रीड रेट। तो आरबीआई डायरेक्टली डेट ले लेता है आरबीआई गवर्नमेंट से एट एग्रीड रेट, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें जिसमें डेप्ट मोनेटाइजेशन की जाता है, मतलब कि अलग से नोट छापे जाते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई इंस्टीट्यूशन जो कि इनकी हमेशा हेल्प करता है। तो वही चीज़ ऑथर ने इस आर्टिकल में बताई थी कि आपको अगर इस बार अपनी ग्रोथ को, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको रखना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने दें, उसमें आपको ज़्यादा वो नहीं देखना पड़ेगा। और आरबीआई एज इंस्टीट्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे कार्बन टैक्स के ऊपर। कार्बन टैक्स में यहाँ पे लिखा है चाइना जो है वो लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है, जिसने कि अनाउंस ये कर दिया है कि कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करेगा बिफोर 2060, यानी कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो आर्टिकल में यही चीज़ लिखी गई थी कि यूएसए और इंडिया जो कि दूसरे और तीसरे सबसे बड़े एमिटर्स हैं, उनको अब क्या करना चाहिए, वो किस यहाँ पे इंडिया का प्लान उन्होंने बताया कि इंडिया ने कमिट किया कि 40% जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कैपेसिटी रहेगी 2030 तक, वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से इंडिया लेके आएगा। तो एक अच्छी बात है। और जीडीपी जो रेशियो है एमिशन का टू द जीडीपी, वो 1/3 लेवल पे ला देगा फ्रॉम 2005 लेवल। तो 2005 लेवल से 1/3 लेवल पे लाने के लिए भी इंडिया ने 2030 तक किया है, ठीक है ना। और नो नेट कार्बन इंक्रीज होगा बाय 2050। तो ये कुछ चीज़ें इंडिया ने डिसाइड की, सो दीज आर द गुड थिंग्स। लेकिन ऑथर ने एक चीज़ लास्ट में ये बोली है, एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच आपको रखनी है, जैसा ईयू ने किया है कार्बन टैक्स का, कार्बन टैरिफ लगाने का, वैसे ही आपको भी करना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज कार्बन ज़्यादा एमिट कर रही है उनके ऊपर आप एक कार्बन टैक्स या कार्बन टैरिफ लगाओ, ताकि आप जो ओवरऑल एमिशन है उसको आप घटा सको। सो दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।